सो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखने का काम स्टैटिक फ्रिक्शन करता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सरफेस के से पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चला रहे हो और सडनली आप ब्रेक लगा देते हो तो जो मोशन में बाइक होती है वो रुक जाती है। वो किसकी वजह से रुक जाती है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। तो द फ्रिक्शन विच ट्राई टू मेंटेन द बॉडी इन द रेस्ट मोड इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? तो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेल सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज फ्रिक्शन। सो आज हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ भी एक फोर्स लग रहा है एंड श्योरली वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम में आपको कहीं पर भी दूसरा फोर्स दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं। सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ एक से फोर्स लगाता हूं और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है एंड वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं इसे, फिर भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर एक इस तरफ फोर्स लगाते हैं सो श्योरली इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ एक फोर्स लगता है और वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है। सो अब हम क्या करते हैं? तो फ्रिक्शन को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन मतलब क्या? तो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट की मोशन। सो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन किन दो ऑब्जेक्ट के बीच में? एक तो ये ब्लॉक और दूसरा है सरफेस। सो इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज फ्रिक्शन करता है। सो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और देखो, इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन। मतलब ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा? तो इस तरफ होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। मतलब ये सरफेस को पैरेलल होता है। देखो ये आपका सरफेस है तो इसको पैरेलल क्या होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। हालांकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन फ्रिक्शन फोर्स सरफेस को पैरेलल होगा इसे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं तो सरफेस को इस तरह इंक्लाइन रखते हैं तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सरफेस को इसे पैरेलल होगा। एंड थर्ड पॉइंट, इट स्टार्ट एक्टिंग व्हेन एवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब ये तभी एक्ट करता है जब वहां पर टेंडेंसी ऑफ मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तब यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लाइफ टाइम ऐसे रखेंगे तब यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर टेंडेंसी ऑफ मोशन है, मतलब अगर यहां पर मोशन हो रहा है तभी क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो अगर मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं, हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, मतलब यहां पर मोशन आ रहा है, तभी क्या होगा? यहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो अब हम क्या करते हैं तो फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फर्स्ट टाइप होता है फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के दो मेन टाइप होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एक काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? तो द फ्रिक्शन विच ट्राई टू मेंटेन द बॉडी इन द रेस्ट मोड इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? तो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट मोड में होता है उसको रोकने का काम स्टैटिक फ्रिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ भी एक ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। या फिर अगर मैं क्या करता हूं, इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इसे। सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं
और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ भी लग रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट को रोकने का काम कौन कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। या फिर अगर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे 30 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, देखो 29 न्यूटन तक क्या हो रहा था, तो इस ब्लॉक को एक कोई फोर्स था जो रोक रहा था। अब जैसे मैंने क्या किया, तो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, वैसे ही क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, तो 29 न्यूटन तक क्या हो रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोकने का काम कर रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोकने का काम काइनेटिक फ्रिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चला रहे हो और सडनली आप ब्रेक लगा देते हो, तो जो मोशन में बाइक होती है वो रुक जाती है। वो किसकी वजह से रुक जाती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। और देखो, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल से। क्योंकि देखो, जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो वेट पे डिपेंड करता है। सो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगा और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो जो आपका फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, वो दोनों डिपेंड किस पे करता है, तो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। दैट इज, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल से। और अगर हम यहाँ पर ये साइन हटा देंगे, डायरेक्ट साइन, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। और यहां पर ये म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। और यहां पर ये म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। सो फ्रिक्शन के टोटल दो मेन टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। हालांकि और एक फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रिक्शन के दो मेन टाइप्स है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखने का काम स्टैटिक फ्रिक्शन करता है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने का काम काइनेटिक फ्रिक्शन करता है। और फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और ये हमेशा अपोजिट टू मोशन होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, एंड ये हमेशा सरफेस को पैरेलल होता है। सो अगर आपका सरफेस ऐसे इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे सरफेस को पैरेलल होगा, या फिर ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे सरफेस को पैरेलल होगा। एंड थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट स्टार्ट एक्टिंग वेन एवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब ये तभी एक्ट करता है जब वहां पर मोशन स्टार्ट हो रहा है। सो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगाऊंगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा। और फ्रिक्शन किस तरह एक्ट करेगा, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब मोशन अगर इस तरफ हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।